12 जून 2025, एक तारीख जो भारतीय विमान इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। दोपहर 1:38 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान AI-171 महज 30 सेकंड बाद आकाश से धरती पर गिर पड़ा और शुरू हुई भारत की अब तक की सबसे भयावह एविएशन ट्रेजेडी। AI-171 यह उड़ान अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए निर्धारित थी। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। हर कोई अपनी अपनी मंजिल के सपनों में खोया था। कैप्टन सुमीत सबरवाल एयर इंडिया के वरिष्ठ पायलट, उनके साथ कॉकपिट में थे को पायलट शगुफ्ता मलिक और एक प्रशिक्षु पायलट अभिषेक शर्मा। टेक्निकल क्रू में शामिल थे इंजीनियर प्रमोद भट्ट और 2 ग्राउंड स्टाफ जो आज की उड़ान की जांच के लिए लंदन तक साथ जा रहे थे। दोपहर 1:36 विमान को रनवे 23L पर क्लियरेंस मिला। मौसम साफ था, रनवे पर नमी नहीं थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। 1:38 पर विमान ने टेक ऑफ किया। रनवे से उठते ही विमान लगभग 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मेडे, मेडे, दिस इज एयर इंडिया 171। वी आर लूजिंग थ्रस्ट, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। कैप्टन सुमीत की आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC में दर्ज होती है। सिर्फ 24 सेकंड का यह कॉल और फिर चुप्पी। फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के केवल 30 सेकंड बाद अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र में स्थित BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। घटना के बाद के 5 मिनट शहर की सायरनें, पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस की गूंज। BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल अब एक मलबे का ढेर था और बोइंग 787 का विशाल ढांचा जलता हुआ उसी ढेर में बदल गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विमान में सवार 241 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं मिला, सिवाय एक के, विश्वश कुमार रमेश 40 वर्षीय, जो सीट 11A पर बैठे थे। चमत्कारिक रूप से वो विमान के पिछले हिस्से से बाहर फेंक दिए गए, एक जलते हिस्से से दूर। बाद में NDTV को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, मेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड थे, दरवाजा आधा खुला था, मैंने कूदने का फैसला किया और मैं बच गया। रात 8 बजे DGCA की टीम अहमदाबाद पहुंची। FAA और बोइंग की अमेरिकी टीम को भी सूचना भेजी गई। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर खोजे गए। पहला बॉक्स पास की एक छत से मिला, दूसरा हॉस्टल की जली दीवारों के बीच से बरामद हुआ। अगले दिन सुबह तक मलबे से 110 शव निकाले जा चुके थे। 100 से अधिक की हालत ऐसी थी कि पहचान करना संभव नहीं था। DNA मिलान ही एकमात्र सहारा था। सरकार ने परिजनों से अपील की, जिनका कोई रिश्तेदार इस फ्लाइट में था, कृपया DNA सैंपल लेकर BJ मेडिकल अस्पताल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को राष्ट्रीय शोक घोषित किया। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। परंतु सवाल उठते हैं, टेक ऑफ के 30 सेकंड में क्या हुआ था ऐसा जो पूरा विमान आसमान से जमीन पर आ गिरा। 12 जून 2025 की दोपहर 1:38 जब एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, कोई नहीं जानता था कि यह उड़ान इतिहास का सबसे भयानक अध्याय बनने वाली है। अब हम चलते हैं वहां जहां इस दुर्घटना के रहस्यों की परतें खुलनी शुरू होती हैं। फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स यानी विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, इस कांड की गवाही देने वाले 2 चश्मदीद। रात 11:40 पर NDRF और DGCA की टीमें दुर्घटना स्थल के मलबे में एक रेड सिग्नल की तरफ भागीं। जले हुए ढांचे की एक छत पर वहां एक नारंगी रंग की धातु की वस्तु मिली। यही था AI-171 का ब्लैक बॉक्स। अगले दिन सुबह 7:30 दूसरे हिस्से से CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला। दोनों रिकॉर्डर को विशेष विमान से दिल्ली स्थित DGCA लैब में भेजा गया। 19 घंटे बाद CVR का डिकोड डेटा तैयार हुआ। अधिकारियों ने जो सुना उसने रोंगटे खड़े कर दिए। 1:38 पर कैप्टन सबरवाल कहते हैं, इंजन 1 लॉस ऑफ थ्रस्ट, हम क्लाइंबिंग नहीं हैं।
इसके ठीक 3 सेकंड बाद को पायलट शगुफ्ता कहती हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉपिंग, थ्रोटल अनरेस्पॉन्सिव। और फिर 6 सेकंड बाद मेडे मेडे की कॉल। सीवीआर के अंतिम 3 सेकंडों में जोरदार झटकों और टूटती चीजों की आवाज दर्ज है। 1:38:37 पर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। एफडीआर ने बताया कि टेक ऑफ के दौरान लेफ्ट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक GNX ने टेक ऑफ के ठीक बाद 85% से कम थ्रस्ट देना शुरू कर दिया। इंजन नंबर 1 की फ्यूल लाइन में संभवतः अचानक कोई रुकावट आई। उसके बाद फ्लैप्स जो उठ चुके थे उन्हें दोबारा सक्रिय नहीं किया जा सका। इंजन का अचानक थ्रस्ट गिरना, फ्लैप्स का लॉक हो जाना और टेक ऑफ के तुरंत बाद उच्च एंगल ऑफ अटैक, ये सभी मिलकर एक असहनीय एरोडायनामिक स्टॉल की स्थिति बना देते हैं। DGCA ने घटना के बाद EI-1711 के कॉकपिट क्रू की ट्रेनिंग और मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। कैप्टन सबरवाल ने 11,000 से अधिक घंटों का उड़ान अनुभव रखा था। को पायलट शगुफ्ता मलिक ने हाल ही में ड्रीमलाइनर की ट्रेनिंग पूरी की थी। CVR में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि पायलटों ने कोई अनुचित निर्णय लिया हो। उन्होंने अंतिम क्षण तक विमान को बचाने की कोशिश की। DGCA की रिपोर्ट में कहा गया, यह एक दुर्लभ संयोजन लगता है जिसमें एक इंजन की विफलता के साथ अप्रत्याशित उड़ान नियंत्रण मैलफंक्शन विद इन सेकेंड्स ऑफ V1 डिसीजन। V वह स्पीड होती है जिस पर विमान को उड़ना ही होता है, टेक ऑफ कैंसिल नहीं किया जा सकता। इस घटना में V1 क्रॉस होने के बाद इंजन फेल हुआ और फ्लैप सिस्टम लॉक हो गया। यह एक नो एस्केप सिनेरियो बन गया था। इस घटना के 48 घंटे के अंदर अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने GNX इंजनों वाले 220 विमानों के निरीक्षण का आदेश दिया। बोइंग ने कहा, We are deeply saddened. A joint investigation with DGCA and FAA is underway. We have provided all technical access. BJ मेडिकल हॉस्टल में मरने वाले 33 लोग MBBS छात्र, नर्सिंग ट्रेनी और अप्रेंटिस थे। एक छात्रा मीनल त्रिवेदी की मां NDTV से बात करती हैं। मैंने 2 दिन पहले उसे फोन किया था, कहा था जल्दी डॉक्टर बन जा बेटा। अब वो बस राख बन गई। पहले हफ्ते में 74 शवों की पहचान DNA से हो सकी। गुजरात सरकार ने 3 मेडिकल लैब्स को विशेष DNA मैचिंग कार्य सौंपा। अब तक 119 शव सुपुर्द किए जा चुके हैं। बाकी की प्रक्रिया जारी है। कई शव पूरी तरह जल चुके थे। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख, एक सरकारी नौकरी और घर का वादा किया। परंतु सवाल अभी भी कायम है, क्या टेक्नोलॉजी फेल हुई या इंसान? क्या कोई रेड फ्लैग पहले से था जिसे नजरअंदाज किया गया? जिस हादसे ने 274 जिंदगियों को निगल लिया, वहां एक आदमी था जो मौत से लड़कर लौट आया। उसका नाम है विश्वश कुमार रमेश, उम्र 40 साल, सीट नंबर 11A। वही आखिरी आवाज, वही एकलौती सांस जिसने इस तबाही की असल तस्वीर दुनिया को दिखाई। गुजरात के भावनगर जिले के रहने वाले विश्वश कुमार रमेश एक टेक्निकल ऑडिटर हैं। वो एयर इंडिया फ्लाइट AIX-71 से लंदन एक सेमिनार के लिए जा रहे थे। बचपन से ही अपने आप में सुलझे और शांत रहने वाले विश्वश जिंदगी में कभी हवाई हादसा तो दूर, टैक्सी की टक्कर तक में नहीं पड़े थे। पर इस दिन जिंदगी ने उन्हें जिंदा मौत का एहसास करा दिया। हादसे से पहले जब विमान टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था तो विश्वश खिड़की के बाहर देख रहे थे। उनका बयान कहता है, मैंने देखा रनवे पर कुछ हल्का सा धुआं उठा था, पर कुछ विशेष नहीं लगा। विमान हवा में उठा, मैं खिड़की से नीचे के दृश्य देख रहा था। फिर जोरदार झटका लगा। झटका इतना तेज था कि उनके सामने बैठे यात्री की पानी की बोतल हवा में उछल गई। फिर मैंने महसूस किया कि विमान बाईं ओर झुक रहा था। सीट बेल्ट लगी थी लेकिन पूरा शरीर हिल रहा था। दोपहर 1:38:34 विमान ने BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल नंबर 5 को टक्कर मारी। पूरा हॉस्टल चकनाचूर हो गया और विमान आग का गोला बन गया। विश्वश के बयान के अनुसार उन्हें कुछ समझ नहीं आया, बस कुछ गर्म हवा, धुएं का गुबार और फिर अंधेरा। मैं बेहोश हो गया था। होश आया तो चारों तरफ धुआं 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 था। सांस नहीं आ रही थी। प्लेन का वह हिस्सा सीट 11A से 14B तक अभी भी पूरी तरह नहीं जला था। यही वजह बनी विश्वश के बचने की। मैंने देखा मेरी सीट के दाएं पैनल में दरार थी। मैं जोर लगाकर खड़ा हुआ, फिर भी किसी तरह उस दरार से बाहर झांकने की कोशिश की। वो झुलसे हुए थे लेकिन होश में थे।
इसी दौरान एनडीआरएफ की टीम साइट पर पहुंची। दोपहर 1:57 घटना के बाद जब एनडीआरएफ कर्मी रवि जोशी मलबे की जांच कर रहे थे, तभी उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी। रवि और उनकी टीम ने उस दिशा में खुदाई शुरू की और 14 मिनट बाद आग के बीच से, धुएं के अंदर से एक इंसान निकाला गया जिंदा। वो थे विश्वश कुमार रमेश। 24 घंटे तक वो वेंटिलेटर पर रहे। पूरे देश की निगाहें इस इंसान पर टिकी थीं, जिसने उस मौत की उड़ान से लौटकर सबको सच्चाई बतानी थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। शरीर की हालत गंभीर थी, लेकिन मानसिक रूप से वो काफी मजबूत निकले। उनसे वीडियो रिकॉर्डिंग में बयान लिया, मैंने कोई धमाका नहीं देखा, बस धुआं देखा और लगा जैसे किसी ऊंचे पुल से गिरा हूं। सब कुछ जल रहा था, चारों तरफ आग थी, लेकिन मैंने अपने बेटे का चेहरा याद किया। विश्वश को आज भी रात को नींद में जलते हुए लोग दिखाई देते हैं।